हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं घटना चक्र, जिसमें है हमारा आज का प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक? तो 275 से 500 ईस्वी तक, यानी ईस्वी को हम एडी भी कहते हैं, एडी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना या संस्थापक हम इसे मानते हैं। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या था? आपका शक्तिशाली शासक था, जिसका शासनकाल जो है 319 से लेकर 335 ईस्वी तक मानते हैं हम। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराधिराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो महाराधिराज की उपाधि धारण की थी। जबकि श्रीगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो महाराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो गुप्त संवत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसका प्रारंभ जो है 319 ईस्वी में माना जाता है। 319 ईस्वी, ईस्वी को हम एडी भी कहते हैं, एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म है एडी का। और जो बीसी होता है, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम जो है बिफोर क्राइस्ट में आता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम कब आता है? तो एडी में या एनो डोमिनी में आता है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी रचना कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो विंसेंट ने किसको जो है भारत का नेपोलियन माना है? तो आपका समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद का जो अशोक का स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना देता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। तो हरिसेन कौन थे? तो इनके राज दरबार में हरिसेन नामक व्यक्ति रहते थे, जो इन्होंने संस्कृत भाषा में एक उल्लेख उत्कीर्ण किया था, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति में किसकी बात की गई है? समुद्रगुप्त की। इसमें जो है समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं। वे हैं संधि विग्रहिक, खाद्य टपाकिक और कुमारामात्य तथा महादंडा नायक। इन सभी का उल्लेख किसमें मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेपोलियन किसने कहा था समुद्रगुप्त को? तो स्मिथ ने कहा था। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ स्थापित था? तो ये जो है कौशाम्बी में, जिसे अकबर ने जो है इलाहाबाद में स्थापित करवाया है। तो कौशाम्बी में स्थित था अशोक के द्वारा, और अकबर जो है कहाँ कौशाम्बी से कहाँ ले आए? तो इलाहाबाद में ले आए। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश तथा बीरबल का भी उल्लेख है। इस स्तंभ पे जो है आपका, इसमें जहांगीर के आदेश हैं और बीरबल का भी उल्लेख किया गया है। तो ये जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है बहुत लोगों से कनेक्टेड हो गए, जैसे अशोक से, अकबर से, समुद्रगुप्त कहाँ है, समुद्रगुप्त से प्लस जहांगीर और बीरबल का भी इसमें जिक्र मिलता है। तो याद रखिएगा। और दरबारी कवि कौन है समुद्रगुप्त के? तो हरिसेन है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त भी मिलता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उपाधि है वो क्या है? विक्रमादित्य है। इनका एक नाम क्या है? देवगुप्त भी इनकी एक उपाधि है। इनका कार्यकाल क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय का? तो 375 से 415 ईस्वी। इसका प्रमाण जो है सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या है?
देवगुप्त कह सकते हैं, देवराज और देवश्री भी कहते हैं। मेहरौली के लेख अनुसार, मेहरौली में जो दिल्ली में स्थित मेहरौली है आपका, ये कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है मेहरौली लौह स्तंभ के लेख के अनुसार चंद्र की जो वो ली गई है तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित बताया गया है। चंद्र ने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के परिसर में या समीप स्थित है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। वो जो चंद्र से पहचान की गई है वो किसकी की गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया है? शक विजेता। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को एक अन्य उपाधि धारण की, इन्हें सकारी की उपाधि धारण की। शकों को पराजित किया इसलिए सकारी की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ओके, इसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी जारी किए। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी जारी करते हैं। कौन करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय करता है। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रूपक कहते हैं। तो चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में क्या कहा जाता है? रुपया या रूपक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की थी। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा, ये एक चीनी यात्री है। इसके नवरत्नों की, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट आपके महाकवि कौन है? कालिदास हैं। अगले क्रम पर महान चिकित्सक जो हैं धन्वंतरी हैं। तो आपके धन्वंतरी जो थे महान चिकित्सक थे और कालिदास महाकवि थे आपके। तीसरे जो खगोल विज्ञानी हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, वो कौन है? वराहमिहिर हैं। चौथे जो हैं आपके कोषकार हैं, जिन्हें हम डिक्शनरी निर्माणकर्ता कहते हैं, अमर सिंह हैं। पांचवें आपके वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, शंकु। छठे हैं आपके ज्योतिषी से संबंधित छपड़क। इसी प्रकार सातवें विद्यमान हैं आपके वरुरुचि। आठवें हैं आपके जादूगर वेताल भट्ट। 9वें हैं घटकरपर। तो इस तरह से ये आपके 9 रत्न हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रहते थे। तो आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से हैं? कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु और छपड़क, वरुरुचि, वेताल भट्ट, घटकरपर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 9 इनके रत्न हैं। कुमारगुप्त प्रथम, जिसे हम महेंद्रादित्य भी कहते हैं, इनकी उपाधि है। इनका कार्यकाल है 1415 से लेकर 1455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र है। इसके समय गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए थे। इसके काल के जो हैं गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए, जिनकी संख्या 18 है। बिलसण अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बिलसण अभिलेख से बंगाल के 3 स्थानों से कुमारगुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ये है धनदेह ताम्रपत्र और दामोदरपुर बैग्राम। ये तीनों ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं गुप्त काल के, कुमारगुप्त के टाइम के। कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती हैं। कुमारगुप्त ने 3 मुद्राएं चलाई थी, स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं चलाई थी। मुद्राओं पर उसकी उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ, महेंद्र सिंह आदि उत्कीर्ण मिलता है। स्कंदगुप्त क्रमादित्य के स्वर्ण सिक्कों के मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। तो ये याद रखिएगा आप। उसके सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज अथवा उसकी उपाधि क्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र
और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो हूणों के साथ मतलब हूणों के साथ युद्ध मिलता है, कौन से उसमें मिलता है, तो भीतरी स्तंभ लेख में जो है हूणों का युद्ध मिलता है, स्कंदगुप्त के टाइम पे मिलता है। तो हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि हूणों का पहला आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था, तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में हुआ है। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए। ईसा की 3री सदी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गया। तो हूणों को कौन परास्त किया था, आपका स्कंदगुप्त। पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। मिहिर कुल तोरमाड़ भी एक हूण नेता था। मिहिर कुल भी एक हूण शासक है। मिहिर कुल हूण शासक तोरमाड़ का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल कौन था, तो तोरमाड़ का पुत्र था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरसिंह गुप्त या भलादित्य ने लगभग 528 ईसा पूर्व या कुछ स्रोतों के अनुसार 495 ईस्वी में तत्पश्चात मालव नरेश या मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार किया जाता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन था, भृगुकच्छ या भड़ौस था। और पूर्वी का कौन था, ताम्रलिप्ति था, जहां से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियां अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणियों का जो है अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणियों के द्वारा सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी को अपना एक प्रमुख होता था। प्रत्येक श्रेणी का एक अपना प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थीं। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। तो गुप्त काल का प्रमुख उद्योग क्या था, वस्त्र उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ताम्रलिप्ति, जो शायद आपका पश्चिम बंगाल में है, भृगुकच्छ आपका भड़ौच या गुजरात में है, अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मुजिरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा और बारबेरिकम, ये सभी जो थे उस टाइम के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। याद रखिएगा, मुजिरिस पूछा गया, सोपारा पूछा गया है, बारबेरिकम पूछा गया, अरिकामेडु पूछा गया है। ये सभी बंदरगाह आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। धन्वंतरी जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। तो धन्वंतरी किससे संबंधित थे, आयुर्वेद से संबंधित थे। भास्कराचार्य जो है प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। तो भास्कराचार्य खगोलज्ञ भी थे और गणितज्ञ भी थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती की रचना की है। तो लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की है, भास्कर ने की है, भास्कराचार्य ने। इन ग्रंथों में गणित एवं खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 5वीं शती ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति, ज्या साइन, कोज्या कोसाइन, उत्क्रमज्या इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टीयम में इनका उल्लेख है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है।
तो चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत किसमें मिलता है? ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की कुल 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। ये हैं गरुण, धनुर्धारी, चंद्रगुप्त प्रथम प्रकार, चक्र प्रकार, परशु और अश्वमेघ, व्याघ्रहनन तथा वीणा वादन प्रकार का। समुद्रगुप्त के एक सिक्के में वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार कहते थे। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे दैनिक के लिए? तो कौड़ियों का प्रयोग करते थे क्रय विक्रय के लिए। गुप्त शासकों के सिक्के जो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल आपका राजस्थान का भरतपुर या बयाना है। इनके द्वारा जारी चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। गुप्तों के द्वारा जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। गुप्त शासकों ने चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे। तो सर्वप्रथम किसने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य जो है एरोन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो एरोन अभिलेख से जो है सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह अभिलेख जो है 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। याद रखिएगा, ये पॉइंट याद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा आदि। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर जो है ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर आपका कुम्भलहार, सोनपुर, सहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो इन सभी का ह्रास हो चुका था, ह्वेनसांग के अनुसार ऐसा कहा गया है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को जो है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की 3 गुफाएं कौन कौन सी? 16वीं, 17वीं और 19वीं गुप्तकालीन मानी जाती है। अजंता की जो 3 गुफाएं हैं 16वीं, 17वीं, 19वीं कब बनाई गई थी? तो गुप्तकालीन। इनमें जो है 16वीं और 17वीं गुफाओं में जो है गुफाएं बिहार तथा 19वीं गुफा जो है आपकी चैत्य से संबंधित है। बिहार मतलब जो बौद्ध भिक्षु रहते थे और चैत्य का मतलब होता था पूजा स्थल उनका। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। तो ग्राम अनुदान में किसने दिया है? तो गुप्त शासकों ने सबसे अधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान में दिया है। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें जो है उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः षष्ठांश या छठा भाग होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहते हैं। भूमि कर को क्या कहते हैं? उद्रंग कहते हैं। उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है 1/6 उपज का 1/6 भाग थी। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि भू राजस्व कितना था? 1/6 भाग था। भूमि कर को क्या कहा जाता था? उद्रंग या भाग कर कहा जाता था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशय शब्द का प्रयोग हुआ। तो रेशम के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? कौशय का। 3वीं शताब्दी में वारंगल जो है लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। तो वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में लिखे संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा में बोलते थे। तो गुप्त काल में संस्कृत कौन बोलता था? गुप्त काल में लिखे संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र जो होते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग जो है वो संस्कृत भाषा बोलते थे। शूद्रकृत
मृच्छकटिकम मतलब शूद्रक ने किसकी रचना की है? मृच्छकटिकम की रचना की है। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाय एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा का जो है वर्णन किया गया है मृच्छकटिकम में। मृच्छकटिकम की रचना आप किसने की है? तो शूद्रक ने की है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप जो था केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था, मतलब ये विकेंद्रीकरण पर आधारित था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ है, तो जहाँ इसे चतुरंग नाम से जाना जाता है। भारत में यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा था। प्रवरसेन प्रथम जो है वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। तो 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? प्रवरसेन प्रथम ने किए थे, जो कहाँ का शासक था? वाकाटक का शासन था। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए हैं। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने जो है सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। तो प्रवरसेन ने किसकी रचना की है? द्वितीय ने की है, सेतुबंध की रचना की है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। महर्षि कपिल किससे संबंधित है? सांख्य दर्शन से संबंधित है। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो सांख्य दर्शन किसको स्वीकार करता है? पुनर्जन्म को और आत्मा के आवागमन को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुख का कारण तथा विवेक ज्ञान को ही उनसे मुक्ति का कारण बताया गया है। अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति को दुख होता है, ऐसा कहा गया सांख्य दर्शन में। महर्षि पतंजलि को जो है योग दर्शन का प्रतिष्ठापक माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया है, इसलिए इन्हें पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, शाक याद कर लीजिए। शाक का मतलब है आपका सांख्य दर्शन, अक्का से हो जाएगा आपका कपिल दर्शन। और पतंजलि जो है योग के हैं, तो योग याद कर लीजिए, योग से हो जाएगा आपका योग, अपा से हो जाएगा पतंजलि। ऐसे आप इजीली याद कर सकते हैं। नव्य या न्याय संप्रदाय का प्रवर्तक मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति तत्व चिंतामणि से हुआ है। तो न्याय किससे प्रतिपादित हुआ है? आपका तत्व चिंतामणि, जो किसकी है? गंगेश उपाध्याय की है। इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के न्यायिक वासुदेव सार्वभौम दिदिथारक रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध हैं। भारतीय दर्शन में चरवाक दर्शन जो है जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श ये है। तो न्याय से आपका किसका संबंध है? न्याय, तो नगौ याद कर लीजिए आप, नगौ, जिससे हो जाएगा न से आपका न्याय दर्शन हो जाएगा, न्याय सिद्धांत, और ग से हो जाएगा आपका गौतम। ऐसे आप इजीली तैयार कर लीजिए। जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक आपका कौन है? गौतम है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अच्छपाद भी कहते हैं। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों अथवा तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। तो कितने तत्वों को स्वीकार किया? 16। न्याय के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। सांख्य के कपिल हैं और के योग के पतंजलि हैं। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ जो है गौतम कृत न्याय सूत्र है। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा से भी व्यक्त करते हैं। तो पूजे को हम कह सकते हैं, जैसे पूजे याद कर लीजिए, तो पूर्व मीमांसा, अजय से जैमिनी हो जाएगा।
जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। मीमांसा के प्रखर उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की है, मतलब पुनः उनको स्थापित किया है वैदिक धर्म को। पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच श्रृंखला माना जा सकता है। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानते हैं। मीमांसा दर्शन वाले क्या करते हैं? वेद को शाश्वत मानते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है। पूर्व मीमांसा में वेद के कर्मकांड पर विचार किया गया है, जबकि उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञानकांड का विचार है। तो आपका उत्तर मीमांसा में ज्ञान से संबंधित है, जबकि पूर्व मीमांसा आपका कर्मकांड से संबंधित है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय खट दर्शन के भाग हैं। तो आपको उत्तर मीमांसा को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। तो उत्तर मीमांसा के जो थे प्रवर्तक कौन थे? बादरायण थे, बादरायण। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद और न्याय के गौतम। याद रखिएगा। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा खट दर्शन, आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः सांख्य के कपिल, पतंजलि योग के और न्याय के गौतम, कणाद जो है वैशेषिक के, जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा के और बादरायण के उत्तर मीमांसा या वेदांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो किसको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उपसंप्रदाय एवं इसके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का द्वैतवाद, रामानुजा का विशिष्ट द्वैतवाद और माधवाचार्य का द्वैतवाद। ये तीनों ही आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। शंकराचार्य का द्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों में से एक है। 2 सूर्य वंश, 1 अग्निवंश। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान जो है त्रेता युग में प्रयाग था। त्रेता युग में कहाँ था? प्रयाग था चंद्रवंशी शासकों का। परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी संवारण ने प्रतिष्ठानपुर, झूसी, इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना की थी। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है प्रतिहार वंश है। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इस इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेन सेन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। तो पुलकेन सेन द्वितीय का अभिलेख से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो ऐहोल अभिलेख है, जिसकी रचना किसने की है? तो रवि कीर्ति ने की है, रवि कीर्ति ने की है। बाणभट्ट जो है हर्ष चरित लिखी है, और ये हर्ष के दरबार में रहते थे बाणभट्ट के हर्ष चरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जो 730 से लेकर 756 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल था, ईस्वी में कार्यकाल था इसका। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी। उसने मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाई थी। किसको बनाई थी? राष्ट्रकूट ने मान्य खेत को। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ या महादान यज्ञ करवाया था। तो दंती दुर्ग ने किसका यज्ञ करवाया था? महादान या हिरण्यगर्भ का यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा जो है अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे
श्री भवन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इसके समय पिता जो थे इनके राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौटा था। मौखरी गुप्तों के सामंत थे। मौखरी क्या थे? गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। कहाँ के मौखरी निवासी थे? गया के। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ग्रहवर्मा थे। ये सभी जो है मौखरी वंश से संबंधित शासक हैं। हर्ष के समय विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृत हर्षचरित से प्राप्त होती है। तो हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। इसने क्या लिखा था? तो हर्षचरित लिखी थी। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ कृत राजतरंगिणी में मिलती है। तो कल्हड़ ने किसकी रचना की थी? राजतरंगिणी की रचना की थी। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो कश्मीर की जानकारी मिलती है राजतरंगिणी में। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष और राजश्री दोनों ही कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरह सहायता प्रदान कर सके। तो ये कौन थी राजश्री? ये हर्षवर्धन की बहन थी। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस भाग में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता जो है ह्वेनसांग ने की थी। किसने की थी? ह्वेनसांग ने की थी। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष जो है प्रयाग के संगम क्षेत्र में जो है एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? महामोक्ष परिषद, जिसे महामोक्ष परिषद नाम दिया गया था। ह्वेनसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। तो ह्वेनसांग स्वयं जो था छठे महासमारोह में जो प्रयाग में हुई थी महामोक्ष परिषद, उसमें उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा जो है नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय ने भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। पुलकेशिन द्वितीय उसका समकालीन था, ये भी जो है उत्तर की तरफ विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध हुआ। फलता नर्मदा के तट पे दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति है जो रवि कीर्ति ने लिखी है, इसका दरबारी कवि था पुलकेशिन द्वितीय का। एवं ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के लिए साक्ष्य है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? तो हर्ष को हरा दिया था। हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन चीन से भारतवर्ष के लिए 629 में चीन से चला ह्वेनसांग और 645 ईस्वी तक भारत में था, उसके बाद लौट गया में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा था ह्वेनसांग ने, जिसका क्या नाम है? सीयूकी नाम है। इसने भीनमाल की यात्रा की थी। इसने जो है इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। शाक्य मुनि भी ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। ह्वेनसांग लिखता है कि आवागमन के लिए सड़क पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे। अपराध एवं निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार जो है व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। ह्वेनसांग जो है चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था। इसी के राज्य का नागरिक था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। जब ह्वेनसांग गया था नालंदा विश्वविद्यालय तो वहाँ पे कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वाराणसी जो है रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो वाराणसी में रेशम वस्त्र और मथुरा में सूती वस्त्र मिलते थे। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार था। क्या था? व्यापार था।
बाण ने जो है थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया था। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया, महोदया श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया कन्नौज को। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच जो है त्रिकोणी संघर्ष प्रारंभ हो गया। किसके बीच? पाल के बीच, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। तो किसको सफलता मिली? प्रतिहारों को सफलता मिली थी, मतलब जीत गए थे। चीनी यात्री इस्टिंग जो है 671 से लेके 695 ईस्वी तक आया था, मतलब 7वीं सदी के अंत में आया था इस्टिंग। जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा के पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। प्राचीन काल में चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख जो है इंतु तथा थियांतु नाम से किया है। तो भारत को क्या कहा है? इंतु और थियांतु कहा है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया। कब नष्ट किया गया? 1193 ईस्वी में। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का किसने पतन किया है? तो बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई। तो विक्रमशिला की जो स्थापना है किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। शंकराचार्य को श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल के एक छोटे से गांव कल्लाड़ी में हुआ था। उनके दर्शन जो थे अद्वैत वेदांत के नाम से जाने जाते हैं। शंकराचार्य के दर्शन किस नाम से जाने जाते हैं? अद्वैत वेदांत के नाम से जाने जाते हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में भी हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। श्रृंगेरी जो आपका कर्नाटक में स्थित है दक्षिण में, द्वारका जो गुजरात में पश्चिम में है, पुरी जो है आपका उड़ीसा पूर्व में है, ज्योतिर्मठ आपका ज्योतिष जिसे हम जोशी मठ उत्तराखंड में है उत्तर में, 4 धाम में बद्रीनाथ 4 धाम में कौन से हैं आपके? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर आदि आते हैं। जबकि छोटा 4 धाम उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें करना है MCQs। इसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।